हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 25 और आज के लिए जो कविता मैंने चूज़ की है उसका नाम है यह दीप अकेला। इस कविता का हम सारांश पढ़ेंगे मुख्य बिंदु और व्याख्या को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं और अभिव्यक्ति और माध्यम से हम एक प्रश्न करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं डे 25 का रिवीजन। कविता की बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कविता का नाम है यह दीप अकेला। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय केवल याद रख सकते हो आप। भाषा इसकी संस्कृत वाली हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी इसको हम कह सकते हैं। और ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये एक प्रतीकात्मक कविता है। कक्षा 12वीं में ही हमने कई चैप्टर पढ़ लिए जो कि प्रतीकात्मक हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, प्रतीकात्मक कविताएं या प्रतीकात्मक जो चैप्टर होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है। ऊपर से नॉर्मल भाषा में जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा किसी और बारे में बात हो रही है, लेकिन जब उसका हम अर्थ निकालेंगे और अपने जीवन से उसको जोड़ करके देखेंगे तो उसका कुछ और अर्थ निकलता है। असगर वजाहत की लघु कथाएं पढ़ी आपने, वो सारी प्रतीकात्मक लघु कथाएं थी। उसमें शेर की कहानी है, उसमें हाथी किसान की कहानी है, लेकिन उनके एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी ये कविता जो है प्रतीकात्मक कविता है। ऊपर से हम पढ़ेंगे इस कविता को, जो इसका शाब्दिक अर्थ है जैसा जैसा लिखा हुआ है, अगर उसका हम सरल अर्थ निकालते चले तो ये एक दीपक के बारे में कविता है। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है कि एक दीपक है, एक दिया है, वो जल रहा है। तक ठीक है, लेकिन मेन समस्या क्या है, वो दीपक जो है कहीं दूर अकेला जल रहा है। हालांकि वहां भी वो जल करके प्रकाश फैला रहा है, लेकिन कवि का मानना है कि अगर वो बाकी दियों के साथ मिलेगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और जहाँ काफी सारे दिए रखे होंगे उस लाइन में अगर उस दिए को रख दिया जाए तो वो दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो ऊपर से जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो बस हमारा ये मुख्य भाव निकल करके आएगा, ये केंद्रीय भाव निकल करके आएगा कि एक दीपक है, वो जल रहा है लेकिन अकेला जल रहा है। तो कवि का मानना है कि उसको पंक्ति में रख दो, उसको बाकी दियों के साथ उस पंक्ति में रख दो ताकि उसकी शक्ति, ताकि उसका प्रकाश जो है और अधिक बढ़ जाए। तो ऊपर से ये एक दीपक के बारे में कविता है, लेकिन जब इसका हम अर्थ निकालेंगे और इसको जब अपने जीवन से जोड़ेंगे तो जो दीपक है वो एक मनुष्य का प्रतीक है। एक ऐसे मनुष्य का प्रतीक जिसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति, अगर वो मनुष्य समाज से कटकर बिल्कुल अकेला रहता है तो उसके अंदर चाहे कितने भी गुण भरे हुए हों वो किसी काम के नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन वो अकेला रहता है, वो किसी और के लिए कुछ नहीं करता, तो उसके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट भरा हो किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो कवि का मानना है कि ऐसा व्यक्ति, उसको प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो समाज के साथ मिलकर रहे, देश के साथ जुड़कर रहे और अपने समाज और देश के लिए कुछ करें। बस ये पूरा मुख्य भाव है जिसको लेकर के ये कविता लिखी गई है। इसी को पकड़ करके सारी कविता लिखी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं। पैरा वाइज इसकी सरल व्याख्या मैंने नंबरिंग डाल दी है। जिस तरीके से आपके बुक में पैरा वाइज हैं तो आप बुक में से पैरा पढ़ करके और इसकी सरल व्याख्या, सरल अनुवाद जो मैंने यहाँ लिख रखा है उसको आप देखते जाइए। शब्द थोड़े से कठिन हैं क्योंकि प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, उनका अर्थ निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कविता आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। लेकिन जब इसका केंद्रीय भाव आप मन में बिठा लोगे कि क्या भाव है, उसके बाद चीज़ें सरल हो जाएंगी। इस वीडियो के को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, इसमें से कोई प्रश्न आए तो आप उसको अपनी भाषा में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैरा देखते हैं। कवि एक दीपक के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो दीपक अकेला है, स्नेह भरा है, गर्व भरा है। स्नेह भरा है यानी हम मान सकते हैं कि वो तेल से भरा है, अच्छे से जल रहा है। गर्व भरा है, उसको अपने जलने पर गर्व है, प्रकाश फैला रहा है चारों तरफ, उसके अंदर गर्व है। इतने गुणों के कारण उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ गया है। एक शब्द है मदमाता जो बार बार यूज किया गया है, तो मदमाता जो है हम इसको अहंकार से जोड़ सकते हैं कि उसके अंदर मद आ गया है, अहंकार आ गया है। तो एक दीपक है, स्नेह भरा है, गर्व भरा है, लेकिन क्योंकि वो अकेला है तो उसके अंदर अहंकार आ गया है। कवि क्या कहता है कि अगर हमें उसकी सुंदरता को निखारना है तो उसे एक पंक्ति में रख दो जहां बहुत सारे दीपक ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं या जल रहे हैं। तो उस पंक्ति में रखने के बाद वो दीपक और सुंदर लगेगा, उसकी सुंदरता और प्रकाश और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब इसका प्रतीकात्मक वाला जो अर्थ है वो निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसमें मनुष्य होने के सभी गुण हैं, एक व्यक्ति है, बहुत सारे गुण उसके अंदर है, यदि वो अकेला रहेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। उसके गुणों का अच्छा उपयोग हम देश और समाज के लिए कर सकते हैं, इसीलिए एक ऐसे अकेले व्यक्ति को हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। अब पहले पैरा में जो हमने पढ़ा
कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उसे हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए। इसको हम केंद्रीय भाव मान करके चलें, हम इसको सेंटर पॉइंट मान करके चलें कि बस इस भाव को लेकर के ये पूरी कविता लिखी गई है कि एक व्यक्ति है, उसे हमें समाज में शामिल करना है। अब पूरी कविता को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे व्यक्तियों को हमें समाज में शामिल करना है, किन-किन गुणों वाले व्यक्तियों को हमें समाज में शामिल करने की आवश्यकता है। अगला पैरा देखते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश प्रेम के गीत गाता है, गहरे पानी में डूबकर सच्चे मोती चुन लाता है, ऐसे व्यक्ति को हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सचमुच में समुद्र में जाकर के डूब के और मोती निकाल के लाएगा। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अपने विचारों से देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गीत लिखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्यकार है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों से, जो अपने बोलों से, जो अपने गीतों से देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, ऐसे लोगों को हमें समाज के साथ जोड़कर रखना चाहिए। थर्ड पैरा देखते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने विचारों से हवन की आग को सुलगा सकता है। हवन की आग किसी अच्छे काम के लिए मानी जाती है, किसी पवित्र काम के लिए मानी जाती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने विचारों से हवन की आग सुलगा सकता है, यानी क्रांति ला सकता है। क्रांति क्या होता है? समाज में कोई बुराई है, उसका नाश कर दें और कुछ अच्छी चीज़ की स्थापना करें। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपने विचारों से क्रांति ला सकता है, तो वह अद्वितीय है, यानी उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति अपने अहम को त्याग करके, यानी अकेले अकेले रहने की चॉइस को छोड़ करके हमारे साथ मिल सकता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज को बहुत कुछ दे सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए। कविता हो सकती है आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, हालांकि कवि का नाम ही आपका इतना मुश्किल है, और उन्होंने जो अपना सरनेम चुना है अज्ञेय, वो भी इंडिकेट करता है कि बहुत आसानी से उनके विचार नॉर्मल लोगों को समझ आने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल कविता नहीं है। इसके एक बार हम शब्द अर्थ देख लें और 2 बार कविता को पढ़ लें, मेन भाव को पकड़ कर रखें, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैरा। जैसे मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत के साथ चुपचाप शहद इकट्ठा करती हैं, ऐसे ही अगर किसी सृजनात्मक व्यक्ति ने अपने विचारों को इकट्ठा किया हुआ हो। पहली कंडीशन क्या बताई है कि अगर जैसे मधुमक्खी बहुत चुपचाप और बहुत मेहनत से शहद इकट्ठा करती है, उसका परिणाम क्या निकलता है? वो शहद बहुत मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई सृजनात्मक व्यक्ति है, चुपचाप अपने विचारों को इकट्ठा करता रहता है, तो वो विचार बहुत अच्छे बन करके निकलते हैं समाज के लिए। उसी प्रकार जैसे कामधेनु गाय का दूध या घी अमृत के समान होता है। कामधेनु गाय मानी गई है पुराणों में देवताओं की गाय, कि उससे हम कोई मनोकामना मांग लेते हैं तो वो पूरी कर देती है। उसका दूध और घी जो है अमृत के समान है। तो जैसे कामधेनु गाय का दूध और घी अमृत के समान होता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें जीवन की कोई ऐसी बात सिखा सकता है जो कि अमृत के समान हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमें समाज में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके विचार शहद की तरह इकट्ठे किए गए हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचार अमृत की तरह हो, ऐसे व्यक्तियों को हमें समाज में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों में क्रांति लाने की इतनी ताकत है कि एक छोटा सा अंकुर इससे प्रेरित होकर धरती को चीर कर सूरज को बिना डरे देख सकता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को इतना प्रेरित कर सकता है कि खुद छोटा सा है लेकिन अपने से बड़े, अपने से हजार लाखों गुना ताकतवर व्यक्ति का सामना कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें समाज में शामिल रखना चाहिए। यानी जैसे बीज में से छोटा सा अंकुर निकल आता है और सूरज की गर्मी चाहे कितनी भी तेज हो, वो सूरज के सामने डटकर खड़ा रहता है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके विचारों में इतनी प्रेरणा है कि वो एक छोटे से व्यक्ति को इतना प्रेरित कर दे कि अपने आगे वो बड़ी से बड़ी समस्या अगर उसके सामने आए, कैसी भी विकट परिस्थिति आए, वो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोई है हमारे बीच में, तो उनको हमें समाज के साथ जोड़ कर रखना है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? इन्हें ऐसा प्रकृति ने बनाया होता है, स्वयं ईश्वर ने बनाया होता है। संसार की बाहरी ताकतें इन पर काम नहीं करती। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमें देश हित में, समाज हित में उपयोग करने के लिए समाज के साथ उनको जोड़ कर रखना चाहिए, ताकि समाज की भी शक्ति बढ़े और इस व्यक्ति की भी शक्ति बढ़ जाए। उसके बाद लास्ट पैरा है। इस पद में बताया गया है कि जैसे दीपक खुद जलता है और दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार एक सृजनशील व्यक्ति होता है। सृजनशील व्यक्ति जिसके पास मौलिक विचार हो,
अपने खुद के नए विचार हों, दुनिया से अलग, किसी के कॉपी किए हुए ना हो, कहीं से देख कर के सीखे गए ना हों, अपने मौलिक विचार हों। तो ऐसा सृजनशील व्यक्ति कभी भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं हारता, विपरीत परिस्थितियों में कभी भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता। इस स्थिति तक वो कैसे पहुंचा है, यानी कैसी भी स्थिति आ जाए उसका विश्वास क्यों नहीं डगमगाता, इस स्थिति तक उसने अपने आप को कैसे डेवलप किया है, कैसे पहुंचा है, केवल वही व्यक्ति जानता है कि उसने कितने अपमान सहे हैं, कितनी अवज्ञा सही हैं। जाकर के उसके जीवन में ये एटीट्यूड आया है कि अब कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने देगा। उसके बाद उसके मन में हमेशा दया की भावना रहती है, वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहता है, विश्व को अपनाने के लिए उसके मन में अपनापन रहता है, उसके मन में जिज्ञासा होती है, जहाँ जिज्ञासा होती है वहाँ वो बुद्धि से काम करता है और उसकी बुद्धि तीव्र होती जाती है और उसके अंदर श्रद्धा जैसे मानवीय गुण भी भरे होते हैं। ये 3-4 लाइनें एक साथ हैं, 3-4 लाइनों में ये ढेर सारे विशेषण लिख दिए गए हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सृजनशील है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद के मौलिक विचार हैं। तो ये 8-10 विशेषण उस व्यक्ति के लिए लिख दिए गए हैं। ऐसे व्यक्ति की शक्तियों का उपयोग भक्ति के लिए किया जाना चाहिए। या हम सिंपली इस बात पर डटे रहेंगे कि समाज के हित में उसका उपयोग किया जाना चाहिए, समाज के साथ और देश के साथ उसको जोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कविता यह दीप अकेला। इसका सरलार्थ अभी हमने पढ़ा, 2-3 पॉइंट्स में मैंने इसका निष्कर्ष लिख दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पहले से ही है और ज़्यादा इसको हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सरल भाषा में आपको 2-3 चीज़ें पकड़कर चलनी है और उससे आपके जो हैं सारे प्रश्न उत्तर, सारे डाउट्स इसके क्लियर होते जाएंगे। तो पहला निष्कर्ष देख लेते हैं। दीपक के माध्यम से मनुष्य के बारे में बताया गया है। जैसे एक दीपक जलता हुआ इतना सुंदर नहीं लगता जितने कि बहुत सारे दीपक एक पंक्ति में जलते हुए लगते हैं। तो एक सिंपल सी बात की एक अकेला दीपक हालांकि रोशनी फैलाता है, अंधेरे को भगाता है, लेकिन फिर भी वो उतना सुंदर, उतना अच्छा नहीं लगता जैसे बहुत सारे दिए एक लाइन में जब रखे हों तो वो लगते हैं। उनकी रोशनी भी ज़्यादा होती है, चमक भी ज़्यादा होती है और वो अच्छे भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक उसी प्रकार दीपक से मनुष्य को जोड़ दिया है। एक अकेला मनुष्य चाहे कितना भी गुणी हो, लेकिन उसके गुणों का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, समाज हित में हम करें और देश हित में हम करें। उसके बाद एक ओवरऑल जो पॉइंट है पूरी कविता में जो व्याप्त है, ऐसे सभी रचनात्मक और सृजनात्मक व्यक्तियों को हमें समाज के साथ जोड़ करके रखना है। ऐसे लोग देश हित में काम करेंगे तो देश निश्चित रूप से एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। तो पूरी कविता में पहले शुरू की 2-4 लाइनों में ये बताया है कि दीपक है, उसके साथ तुलना की गई है मनुष्य की, प्रतीक बताया गया है मनुष्य का, और उसके बाद पूरी कविता में कुछ गुण बताए गए हैं कि ऐसा व्यक्ति है तो उसे भी जोड़ लो, ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे भी समाज के साथ जोड़ लो। तो ये 10-15 गुण बताए गए हैं कि अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको मिले इन इन विशेषणों के साथ तो ऐसे व्यक्तियों को हमें समाज हित में उपयोग करना चाहिए। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बाद वालों में तो हमें प्रतीक सिद्ध करने पड़ेंगे बहुत सारे, तो वो प्रश्न मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आने लायक है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनसे बहुत सारे क्लियर होंगे, इसलिए क्वेश्चन आंसर हम सारे करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका मुझे पहला प्रश्न लगता है। यह दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करना है हमें कि इस कविता में प्रतीक जो है वो कौन किसका है, और ये बताइए कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है। दोनों तीनों शब्दों का अर्थ बताना है और हमें दीपक जो है किसका प्रतीक है ये बता देना है। इस कविता में दीपक एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण, सृजनात्मकता का गुण है, मौलिकता का गुण है और ढेर सारे मानवीय गुण उसके अंदर भरे पड़े हैं। जैसे लास्ट वाले पैरा में आपको आप देखोगे बहुत सारे उसमें गुण मिलेंगे, जिज्ञासा वाला, बुद्धि वाला, कल्पना वाला, प्रेरणा भरने वाला, बहुत सारे ऐसे गुण। तो सारे मानवीय गुण उस व्यक्ति में भरे हुए हैं। उस व्यक्ति के मन में स्नेह है और गर्व है, लेकिन वो अकेला है। इतने सारे गुणों के कारण कई बार उसके मन में अहंकार आ जाता है, इसलिए कवि ने उसे मदमाता भी कहा है। मदमाता यानी अपने अहंकार में, गुणों के नशे में चूर हो जाए अगर कोई व्यक्ति। उसके बाद कवि ने पूरी कविता में ये संदेश दिया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे हमें समाज के हित के लिए अपने साथ मिला करके रखना है, उसे समाज में शामिल करके रखना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है।
दूसरा प्रश्न, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये वो शुरू वाली लाइनें जो हैं उसके आधार पर हमें बताना है व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। प्रश्न की भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, प्रश्न अगर समझ में आ जाएगा तो आंसर बड़ा आसान है। तो एक लाइन दे दी है और इस लाइन के आधार पर हमें बताना है व्यष्टि और समष्टि का विलय। व्यष्टि हम मान लें एक व्यक्ति, थोड़ा सा रिजम्बल करके देख लें तो याद रह जाएगा। व्यष्टि का अर्थ हम मान लेते हैं व्यक्ति और समष्टि हम मान लेते हैं समाज। ये दो शब्द आपको बस याद रखने हैं। और विलय, विलय मतलब मिल जाना, मिलन हो जाना। तो इसमें हमें बताना है कि व्यक्ति का समाज में विलय हो जाना, व्यक्ति का समाज में मिल जाना कैसे संभव है। तो हमें बस ये समझ में आ गया, तो आंसर हम लिखते हैं। कवि ने पूरी कविता में ये बताने की कोशिश की है कि एक अकेला व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी नहीं है जितना कि वो संसार में अपना योगदान देकर के बन सकता है। एक अकेला व्यक्ति है, उसमें ढेर सारे गुण हैं। अगर वो व्यक्ति पूरी उम्र एक पिंजरे में बंद रह करके, एक जंगल में पड़ा रह करके रहता रहे, अपने ऊपर अहंकार करता रहे, तो उस व्यक्ति के गुण बाकी दुनिया के लिए व्यर्थ हैं कि उसके अंदर क्या क्या गुण हैं। तो उसके गुण तभी काम आएंगे, तभी वो गुण माने जाएंगे जब उन गुणों का वो कुछ अच्छा उपयोग करेगा। व्यष्टि थोड़ा गलत लिखा गया। व्यष्टि हम एक अकेले व्यक्ति को मान सकते हैं और समष्टि हम पूरे समाज को मान सकते हैं। इन दोनों, एक अकेला व्यक्ति कितना भी सर्वशक्तिमान हो, यानी कितनी भी शक्तियां उसके पास हों, सर्वगुण संपन्न हो, कितने भी गुण उसके पास हों, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अपने समाज को मजबूत बनाए, जहाँ वो रहता है, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाए और उसके विकास में अपना कुछ योगदान दे। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? गीत की सार्थकता गीत को गाने वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई है और मोती की सार्थकता मोती को समुद्र की गहराइयों से खोजकर लाने वाले गोताखोर से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ही इन चीज़ों को संसार के सामने लाते हैं, जिससे इन चीज़ों का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। अब दोनों को थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। मान लो गीत है, गीत की सार्थकता किस में है? गीत के बोल अच्छे हैं, गीत अगर कोई मैसेज देता है, गाने वाले की क्या भावना है, गाने वाला उस गीत के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, ये सारी चीज़ें जितनी महान होंगी वो गीत उतना ही महान माना जाएगा। ये उसी प्रकार कोई समुद्र का मोती है, वो जितनी गहराइयों से निकाल करके लाया जाएगा वो उतना ही कीमती माना जाएगा। और इन गीत की और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? किसने इसको मूल्यवान बनाया? एक तो जो समुद्र में गोता लगा करके जो व्यक्ति मोती को उठा करके लाया, और एक व्यक्ति जिसने सोच समझकर अपने मन के भावों को शब्द देकर गीत बनाए, उस व्यक्ति के क्या भाव हैं, उससे इनकी सार्थकता जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं, स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। इस प्रश्न का जो सेकंड वाला पार्ट है, पीछे वाला जो हिस्सा है, ये सेम वैसा ही है जो जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, लेकिन आगे वाला थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन इसका अर्थ कुछ कुछ वैसा ही निकलेगा, क्योंकि व्यक्ति के समाज में विलय होने की बात की जा रही है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं, स्वयं विसर्जित। आंसर देखते हैं। कवि ने व्यक्ति के बारे में बताया कि एक रचनात्मक व्यक्ति अद्वितीय होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें रचना करने की क्षमता है, सृजना करने की क्षमता है, वो अद्वितीय होता है, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं होता। जब ऐसा व्यक्ति ये मैं हूँ, ये मेरा है, यानी कि मैं की भावना को त्याग देता है और हम की भावना को अपना लेता है, तब व्यक्ति अपने मनुष्य होने का सबसे अच्छा उपयोग कर पाता है। यानी कोई रचनात्मक व्यक्ति है, वो केवल मैं करना छोड़ दे, अपने स्वार्थ को छोड़ दे और दूसरों के बारे में सोचे, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति या केवल अपने बारे में न सोच करके राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, समाज के बारे में सोचने लगे, तो वो व्यक्ति अपने जीवन का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है, अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लाइन दी गई है और उस लाइन में कुछ विशेषण है और उनका हमें अर्थ बताना है कि वो किस संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं। ये लाइन है, यह मधु से लेकर के तख्ता निर्भय, यहाँ तक की एक लाइन है। पंक्तियों के आधार पर हमें मधु, गौरस, गौरस है ये, और अंकुर की विशेषताएं बतानी है। ये तीन विशेषण हैं, इनकी हमें विशेषता बतानी है कि ये क्या है। मधु को मधुमक्खियाँ चुपचाप बहुत अधिक मेहनत के साथ बनाती हैं। मधु का अर्थ है शहद। सबसे पहले हम शहद के बारे में जानते हैं। मधु को मधुमक्खियाँ चुपचाप बहुत अधिक मेहनत के साथ बनाती हैं। मधुमक्खियों की मेहनत के कारण उसका स्वाद अत्यधिक मीठा होता है। बहुत मेहनत से बनता है, बहुत अधिक समय उनको लगता है, एक एक फूल पर जाएंगी, उसका रस पिएंगी और उसके
उसको उस रस को फिर मुंह में ले जा करके वो प्रोसेसिंग वाला काम चलेगा, फिर वो शहद में कन्वर्ट होगा, तब वो उसको अपने छत्ते में भरेंगी। जिस भी तरीके से वो ये काम करती हैं, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। जितनी ज़्यादा मेहनत है उतना ही अच्छा उस शहद का स्वाद है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को इकट्ठा करता है, चुपचाप अपने अच्छे विचारों को इकट्ठा करता रहता है, तो वो विचार बहुत अधिक सकारात्मक होते हैं, उनसे बहुत अच्छी प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। वो विचार समाज हित में बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो शहद वाला हमने समझ लेना है कि शहद कैसे बनता है। ठीक उसी प्रकार कोई शहद जैसा व्यक्ति है तो वो अपने विचारों को कैसे बनाता है। अगला है गौरस। गौरस जो है गाय के घी को कहते हैं। कविता में क्या बताया गया है? कामधेनु गाय का दूध और घी जो है अमृत होता है। इसी प्रकार एक रचनात्मक व्यक्ति है, उसके विचार कई बार अमृत के समान सिद्ध होते हैं। अमृत जैसे विचार कई बार ऐसे व्यक्तियों के होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमें अपने साथ जोड़ के रखना है। और तीसरा जो शब्द यहाँ दिया गया है वो अंकुर, उसके बारे में हमें बताना है। अंकुर जो है एक छोटे से बीज में से धरती का सीना चीर करके निकलता है। अंकुर जो है एक छोटे से बीज से धरती का सीना चीर कर निकलता है, बिना डरे हुए तपते हुए चमकीले सूरज को देखने की ताकत रखता है। तो हमारे आसपास, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के जीवन में इतनी प्रेरणा भरने की ताकत रखते हैं, इतनी प्रेरणा भर देते हैं कि जो लोग जिन्होंने प्रेरणा ली है वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये 3 शब्दों का अर्थ हमने जाना कि ये 3 शब्द जो हैं किस प्रकार के व्यक्ति के लिए इस कविता में प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रयोगवादी कविता है, ये हमने शुरू में ही जान लिया। प्रतीकात्मक प्रयोगवादी कविता यानी इस कविता में एक नया प्रयोग किया गया है। दीपक के माध्यम से कुछ मनुष्यों को इंडिकेट किया गया है कि अगर ऐसे ऐसे मनुष्य आपको मिले तो उनको पकड़ करके हमें समाज में शामिल कर लेना है। तो प्रयोगवादी कविता हमें समझ में आ गई। दूसरा टर्म जो इस क्वेश्चन में है वो है लघु मानव। लघु मानव को समझते हैं। ये प्रश्न जो है 2-3 नंबर में आने लायक नहीं है। लघु मानव आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए लघु मानव जो है हमारे सिलेबस में किसने प्रयोग किया है और किसके लिए प्रयोग किया है। लघु मानव नई कविता में एक विशेष प्रकार का विषय होता था जिसको कुछ कवि अपनी कविताओं का आधार बनाते थे। यानी लघु मानव जो है एक टॉपिक है जिसको बेस बना करके बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं हिंदी साहित्य में। सरल अर्थों में हम ये मान लें कि कुछ समय ऐसा था जब साहित्य में समाज की जगह व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया। अज्ञेय अपनी कविताओं में लघु मानव को बहुत अधिक महत्व देते थे। इस कारण उनके साथ एक विवाद जुड़ गया कि वो जो है केवल लघु मानव के बारे में ही बात करते हैं और समाज की उपेक्षा करते हैं। लघु का मतलब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि समाज जो है एक बड़ा समाज है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। लघु मानव यानी एक अकेला मनुष्य। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अगेन हमेशा जो अपनी कविताएं लिखी उसमें लघु मानव के बारे में था कि अपना एक अलग अस्तित्व कैसे बनाना है, कैसे जीवन जीना है, समाज की परवाह किए बिना और लोगों की परवाह किए बिना, इस तरीके के वो लेख लिखते थे। उनका टॉपिक होता था, विषय होते थे। तो उनके साथ एक विवाद जुड़ा था कि लघु मानव के कारण वो समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। तब इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं समाज की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया कि मानव का स्वयं का अस्तित्व है, लेकिन मानव का सबसे अच्छा उपयोग समाज में रह करके समाज की भलाई और देश की भलाई के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। 3 लाइनें हैं इसमें, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या भाव उनमें से निकल करके आएगा। ये 4th और 5th पैरा में से ली गई लाइनें हैं और इसमें ढेर सारे विशेषण हैं। हमें इनका अर्थ बताना है और हमें इनको रिलेट करना है। पहला है, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। आयुत तक ये कुछ विशेषण है कि भाई ऐसे ऐसे अगर किसी व्यक्ति में विशेषताएं हैं तो उसको भी शक्ति को दे दो, यानी समाज में उसको जोड़ लो। इन पंक्तियों में बताया गया है कि एक सृजनात्मक मनुष्य स्वयं प्रकृति की देन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर ने ही इतने सारे गुण दे करके भेजा हो। आगे, वह अपना निर्माण खुद करता है। संसार के बाहरी दबावों के कारण ये विशेषता उसके अंदर नहीं आती। यानी संसार के जो दबाव हैं उन दबावों से उसके अंदर कोई गुण नहीं आता, उसके अंदर ये गुण पहले से ही मौजूद होते हैं। ईश्वर ने उसे इन गुणों के साथ पैदा किया होता है, इसलिए एक प्रकार से वो स्वयं ईश्वर के समान है।
क्योंकि ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने उसे बहुत सारे गुणों के साथ पैदा किया है, तो इस प्रकार वो खुद ईश्वर के समान है। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर ऐसा व्यक्ति भी अकेला रहेगा तो वो अभिमान से घिर जाएगा। इसलिए उसे समाज के साथ ही मिलकर रहना चाहिए। यहाँ सारे विशेषण जो हैं एक अंकुर के लिए प्रयोग किए गए हैं कि एक अंकुर जो है उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो धरती का सीना चीर करके बाहर निकलता है, सूरज को आँख मिला करके देखता है, बिना डरे देखने की हिम्मत रखता है। तो ये अंकुर के विशेषण हैं कि उसे जो है प्रकृति ने पैदा किया है, उसको इतनी ताकत प्रकृति ने दी है कि वो धरती का सीना चीरे और बाहर निकले और अपने आप में ही उसमें जो है ईश्वर का अंश है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरी लाइन जो है अंकुर से जुड़ी हुई लाइनें हैं। दूसरी जो लाइन है, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु यह चिर अखंड अपना पाई। इस लाइन का हमें अर्थ बताना है। 5वें पैरा में ये लाइन है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जैसे एक दीपक खुद जलता है और औरों को प्रकाश देता है और औरों को रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार एक सृजनात्मक व्यक्ति, सृजनशील व्यक्ति जो है समाज से बहुत अधिक पीड़ा मिलने के बाद, अपमान मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। उसका मन हमेशा दया से भरा रहता है, वो हमेशा जागरूक रहता है, अपनी बाजुओं को हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रखता है, विश्व को अपनाने की भावना उसके हृदय में सदा बनी रहती है। इन्हीं भावनाओं के कारण उसे जो है समाज में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। जिज्ञासु कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। प्रबुद्ध कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद जो व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। इन पंक्तियों का भाव ये है कि एक सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा से जिज्ञासु होता है। जिसके मन में जानने की इच्छा होगी वही नया नया ज्ञान खोज पाएगा, क्योंकि वही कोशिश करेगा अपने जो उसके मन में जिज्ञासा उठी है उसको शांत करने की, तो वो नए ज्ञान को खोज पाएगा। इसलिए वो बुद्धि का उपयोग करता है। सृजन उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है भक्ति को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। सांसारिक भावनाओं से अलग कुछ भावनाएं हैं, संसार के हित में कुछ ऐसे कार्य हैं जो सांसारिकता से परे हट करके हैं, जो स्वार्थ से, पैसे से, ऐसी वाली चीज़ों से परे हट करके हैं। तो ऐसे वाले व्यक्ति जो हैं इस तरीके के कामों में लगाए जा सकते हैं या समाज को इस तरीके के बेनिफिट दे सकते हैं, फ़ायदे दे सकते हैं। इसका ये अर्थ है यदि ऐसे मनुष्य समाज को अध्यात्म का रास्ता भी दिखाएंगे तो भी समाज का उनके द्वारा कल्याण संभव है। ये थी आज की हमारी कविता यह दीप अकेला। इसके प्रश्न उत्तर हमने पढ़े। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे या ये वीडियो 2 बार सुन लेंगे और एक बार अपनी बुक में से, अंतरा में से कविता को थोरोली पढ़ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए अब अपना अभिव्यक्ति और माध्यम वाला प्रश्न कर लेते हैं। आज का प्रश्न जो मैंने चूज़ किया है, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? आंसर देखते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है या फिर स्तंभ लेखन एमसीक्यू के पर्पज से भी आ सकता है कि क्या होता है। स्तंभ लेखन किसी अखबार में एक विशेष प्रकार के लेख को कहते हैं जो एक निश्चित जगह पर छपते हैं। एक विशेष प्रकार का लेख है जो एक निश्चित जगह पर छपता है। ये कई प्रकार का हो सकता है। कई लेखक जो हैं विशेष लेखन के लिए जाने जाते हैं। अखबार उनसे अपने लिए नियमित रूप से कॉलम भी लिखवाते हैं। जैसे मान लो कि संडे का कोई अखबार है, संडे के अखबार में पेज नंबर 5 पर सबसे मान लो लेफ्ट में कुछ चीज़ छपती है। कोई राइटर जो है एक छोटी सी लघु कथा लिखता है, तो वो हर संडे को वही राइटर उस अखबार के लिए उसी 5वें पेज के लिए एक छोटी सी लघु कथा हर बार लिखेगा। तो वो एक स्तंभ हो गया जो कि हर बार छपेगा, परमानेंट छपेगा वो। जैसे संपादक के नाम पत्र भी एक स्तंभ लेखन है। इसमें समसामयिक घटनाओं से संबंधित लेखकों और आम जनता के पत्र छापे जाते हैं। संपादक के नाम पत्र जो है आम जनता और नए लेखक लिखते हैं। इसके अतिरिक्त कार्टून कोना हो गया, राशिफल, पहेली, चुटकुले, ये सारी चीज़ें जो हैं अखबार में नियमित रूप से छपती हैं, तो ये स्तंभ लेखन कहलाती हैं। तो हमें स्तंभ लेखन याद रखना है कि स्तंभ लेखन अखबार में लिखा जाता है और एक निश्चित जगह पर एक निश्चित प्रकार की सूचना, कोई खबर, कोई कार्टून, कोई चुटकुला, कोई रेसिपी, कोई छोटी लघु कथा, कोई ब्यूटी टिप्स, मतलब कुछ ऐसा कि फिक्स डे और फिक्स पेज पर ये छपना ही छपना है, उसको हम स्तंभ लेखन कह सकते हैं सरल भाषा में।